हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने सिद्धांत देख लिए, वाद देख लिया, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखा, ठीक है, उसका विकास देखा। आज हम देखेंगे मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो देखते हैं। मनोविज्ञान की विधियाँ हैं अंतर्दर्शन विधि, जो कि संरचनावाद हमने देख लिया है, इंट्रोस्पेक्शन, अवलोकन विधि अब देखेंगे, ऑब्जर्वेशन विधि, और साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू, प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे विधि, सर्वे मेथड, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, समाज मिति, सोशियोमेट्री और केस अध्ययन विधि। यह है अनुप्रस्थ काट विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड, लंबात्मक विधि, लॉन्गिट्यूडनल मेथड। आज हम देखेंगे अवलोकन विधि। तो अवलोकन विधि में क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो करते हैं बालकों का, वो अवलोकन विधि सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। अवलोकन हमेशा नियोजित यानी प्लान होता है, प्री प्लान मतलब पहले से नियोजित होता है, योजना बनाई जाती है कि हम अवलोकन कैसे करेंगे, उसमें क्या संसाधन होंगे, वो सब, और कहाँ करेंगे, सब कुछ शामिल होता है। कब, कहाँ और किसके व्यवहार का निरीक्षण करना है, यह सब प्री प्लान्ड होता है। अवलोकन के दौरान संग्रहित किए गए आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक माना जाता है। स्थान के आधार पर अवलोकन को दो भागों में बांटा जाता है। प्रयोगशाला अवलोकन, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है क्षेत्र अवलोकन, जो क्या होता है फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड अवलोकन को अधिक बेहतर माना जाता है। प्रयोगशाला अवलोकन से ज़्यादा किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? क्षेत्र अवलोकन को। अवलोकनकर्ता की भूमिका, अवलोकनकर्ता की जो भूमिका होती है, भूमिका के आधार पर भी अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है। अवलोकनकर्ता की भूमिका मतलब जो अवलोकन कर रहा है उसकी भूमिका के आधार पर भी दो तरह से होता है। कौन सा? सहभागी अवलोकन, जैसे बच्चों का अवलोकन कर रहे हैं हम, तो उनका साथ देंगे, या फिर असहभागी अवलोकन, हम उनमें शामिल नहीं होंगे, मतलब तो दूर से हम उन पर नज़र रखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। और अब है प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? चर, वेरिएबल। चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। कोई भी ऐसी वस्तु, गुण आदि जिसमें परिवर्तन संभव हो उसे चर कहते हैं। यहाँ जो स्थायी होता है, जो चेंज नहीं होता है, वो क्या है? वेरिएबल है, चर है। और प्रयोग विधि में चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतया प्रयोगकर्ता कोई दो या अधिक चरों को चुन लेता है ताकि उनके मध्य संबंधों की जांच की जा सके। सामान्यतया जो है 3 प्रकार के चर होते हैं। कितने प्रकार के चर होते हैं? 3 प्रकार के चर होते हैं। स्वतंत्र चर, इंडिविजुअल वेरिएबल। प्रयोगकर्ता द्वारा जिस चर में स्वयं जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है वह स्वतंत्र चर कहलाता है। यानी जिस चर का प्रभाव अन्य चर पर जांचा जाता है वही स्वतंत्र चर है। कौन सा होता है? जैसे प्रकाश की मात्रा, जिसका प्रभाव जांचना। जैसे हम क्लास में एक बार 3 बच्चों को बिठाते हैं और उसमें कम प्रकाश होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। फिर दूसरी कक्षा में 3 बच्चों को और बिठाया जाता है, फिर उसमें अधिक प्रकाश होता है। अब उसमें जांचा जाता है कि प्रकाश की मात्रा से तो बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ऐसा। परतंत्र चर, जिस चर पर प्रभाव जांचा जाता है वही क्या है? परतंत्र चर कहलाता है। यानी
जो बदलाव से प्रभावित होता है या नहीं होता है परतंत्र चर कहलाता है। बच्चों की उपलब्धि प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही। तीसरा है बाह्य चर या नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चर जो परतंत्र चर को प्रभावित कर सकता है बाह्य चर कहलाता है। उदाहरण के लिए है बुद्धि। बुद्धि क्या है? एक बाह्य चर है या नियंत्रण चर है। उदाहरण कक्ष में प्रकाश की मात्रा का प्रभाव छात्रों पर जांचना। फिर है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में क्या है? इस विधि में साक्षात्कारकर्ता द्वारा अभ्यर्थी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर उसके व्यवहार का आकलन किया जाता है। प्रयोज्य की मौखिक अभिव्यक्ति के अलावा उसकी अशाब्दिक अभिव्यक्ति साक्षात्कार में अत्यधिक महत्व रखती है। साक्षात्कार के प्रकार। तो साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। संरचित साक्षात्कार, पहले से निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं, और असंरचित साक्षात्कार में प्रश्न पहले से निश्चित नहीं होते हैं। नेक्स्ट विधि है सर्वे विधि। सर्वे विधि का उपयोग सामान्यतया किसी विशिष्ट जनसंख्या के विचार, मत या धारणाएं आदि जानने के लिए किया जाता है। सामान्यतः टारगेट जनसंख्या में से एक सैंपल का चयन कर लिया जाता है और उस सैंपल को उस टारगेट जनसंख्या का प्रतिनिधि माना जाता है। देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में कौन कौन से आ जाती है? बुद्धि है, व्यक्तित्व समायोजन, कुसमायोजन, ये सब का टेस्ट हम कर सकते हैं। फिर है विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। ऐसे परीक्षण किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा एक मानकीकृत प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें विषय विशेषज्ञ होना चाहिए और मानकीकृत प्रक्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक गुण के मापन के लिए परीक्षण बनाना चाहता है। साथ ही आयु समूह का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सी आयु के लिए, कितने आयु के बच्चे हैं, उनकी रुचि क्या है, उनका कितना IQ लेवल है, उसके हिसाब से पता लगाया जाता है। फिर है परीक्षण निर्माणकर्ता द्वारा पद लेखन यानी आइटम यानी प्रश्न का कार्य किया जाता है। जितने पदों का परीक्षण बनाना चाहते हैं सामान्यतः उससे 2 गुने पद लिखे जाते हैं। ठीक है, पद विश्लेषण किया जाता है और ऐसे पद जिनकी भाषा जटिल, अस्पष्ट होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है। सभी पदों की कठिनता स्तर व विभेदनकारिता की जांच की जाती है। मतलब पता लगाया जाता है कि आयु के अनुसार प्रश्न है या नहीं है, ये सब। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मानकीकरण एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। क्या है? जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत परीक्षण की वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा मानकों का निर्धारण किया जाता है। अब वैधता क्या है? वैधता है वैलिडिटी, उसी मनोवैज्ञानिक गुण का मापन जिसके मापन के उद्देश्य से परीक्षण का निर्माण किया जाता है, वही परीक्षण वैध माना जाता है। जैसे बुद्धि का। ठीक है, अब है नेक्स्ट वस्तुनिष्ठता। इसका अर्थ परीक्षण के किसी प्रकार के पक्षपात तथा आत्मनिष्ठता से मुक्त रहने से है। यह क्या है? यूनिवर्सल। तो